ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपका। ठीक है, आज तो लास्ट टर्न पे जैसे कि हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि क्लास में काफ़ी टाइम हो गया। जैसे लास्ट टर्न पे मैंने आपको अभी तक क्या कहते हैं पी टाइप थोड़ा सा वेट करिए जरा एक सेकेंड। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया था वो बेसिकली मैंने लास्ट टर्न पे आपको जो लास्ट टर्न पे मैंने डिस्कस किया था वो बेसिकली आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया। ठीक है, आपका पी टाइप डिस्कस कर लिया था, एन टाइप मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये सारे कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए थे लास्ट टाइम पे। इसका जो पूरा एक सिलिकॉन वाला था मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम पे कि पी टाइप मटेरियल होता है तो उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहाँ पर होता है। उसी तरीके से एन टाइप में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच, बैलेंस बैंड के फिनोमेना को लेकर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जो आपसे थी लास्ट टाइम पे हमने आपसे डिस्कस करी थी। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम अब आगे की कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि एक हमारे पास होता है जिसको हम इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं, एक हमारे पास जो होता है जिसको हम एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक में मैंने आपको बताया था कि हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब होता है बेसिकली कोई भी इम्प्योरिटी करते हैं, इम्प्योरिटी इन द टर्म्स ऑफ कोई भी अगर हमारा जो सिलिकॉन या जर्मेनियम ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट होता है, अगर हम अपने फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो बेसिकली हमारा एक एन टाइप मटेरियल बनेगा। एन टाइप मटेरियल जो हमारा होता है वो डोनर एटम मटेरियल्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हमारा फास्फोरस है, आर्सेनिक है, बिस्मिथ है। तो ये हमारे बेसिकली स्टैंडर्ड कुछ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। उसी तरीके से हमारे जो पी टाइप के मटेरियल्स होते हैं उसमें हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज जैसे कि हमारा बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो मोस्ट वाइडली जो यूज करते हैं बेसिकली हम वो बोरान को यूज करते हैं और पी टाइप के मटेरियल्स को बेसिकली हम एक एक्सेप्टर आयन डोपिंग कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। हमने आपको मास एक्शन लॉ भी डिस्कस किया था। मास एक्शन लॉ ये था कि N इंटू पी इज इक्वल टू NI स्क्वायर। हमने ये भी बताया था आपको कि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमेशा चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करता है, यानी जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ आपके नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर मटेरियल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स है टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो सबसे पहले हमारा इसी में तो आपकी जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है, तो उस हेडिंग में आपका लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू Ni स्क्वायर इज इक्वल टू A नॉट इंटू टी क्यूब इंटू ई की पावर माइनस Eg डिवाइडेड बाई K2। Eg क्या है बेसिकली आपका, Eg है बेसिकली यहाँ पे एनर्जी गैप। ठीक है, Eg क्या है बेसिकली आपका एनर्जी गैप है। A नॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A नॉट? A नॉट बेसिकली कुछ नहीं है, आपका एक मटेरियल कांस्टेंट है। A नॉट इज एन मटेरियल कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरीके से आपका टेम्परेचर T क्या है, टेम्परेचर T क्या है आपका टेम्परेचर है जो कि केल्विन के टर्म्स में लिया गया है। उसी तरीके से आपका Eg क्या है बेसिकली आपका एक एनर्जी गैप है। ठीक है, Eg क्या है आपका एक एनर्जी गैप। ठीक है, तो अगर हम इसका रिलेशन देखें तो T क्या है टेम्परेचर, तो हमें दिख रहा है कि Ni स्क्वायर का रिलेशन किससे है, आपका टेम्परेचर का T क्यूब से रिलेशन है। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा कि जो Ni स्क्वायर है बेसिकली E की पावर माइनस Eg डिवाइडेड बाई KT पर भी डिपेंडेंट कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं से अगर हम इसको इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो Ni डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, टेम्परेचर की पावर 3/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा Ni डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E की पावर माइनस Eg डिवाइडेड बाई 2 kT। ठीक है, तो अब अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैथमेटिक्स को लगाएंगे तो आपको फाइनली फिर यही मिलेगा कि अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। फॉर द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कंसंट्रेशन इज टू बी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं लास्ट टाइम पे आपको ये बताया था कि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो बेस्ट वे होता है उसको एक्सप्लेन करने का। अगर किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये हमारा क्या होता है, इसको बेसिकली हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ये हमारा बैलेंस बैंड होता है। ठीक है, और ये बेसिकली हमारा बीच का क्या होता है, एनर्जी गैप होता है। तो जो एनर्जी गैप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टेम्परेचर की, यानी कि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते चले जाओगे तो जो आपका एनर्जी गैप है ये क्या करेगा, बेसिकली आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। तो एक एनर्जी गैप का टेम्परेचर डिपेंडेंट पे एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को बेसिकली हम लिखते हैं एनर्जी एट एनी टेम्परेचर T इक्वल टू Eg0 माइनस बीटा इंटू T इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में है, इसको बेसिकली हम बीटा नॉट और टी नॉट बोल सकते हैं। तो बीटा नॉट क्या है, बीटा नॉट बेसिकली हमारा होता है सिलिकॉन जर्मेनियम के अलग अलग होता है। अगर हम बीटा नॉट सिलिकॉन के लिए देखें तो 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रॉन पर केल्विन, बेसिकली ये मटेरियल का कांस्टेंट है। तो अगर हम एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन के लिए लिखें तो सिलिकॉन के लिए मैं आपको बता चुका था कि एट T इक्वल टू 0 केल्विन पे एनर्जी गैप कितना होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एट T इक्वल टू 300 केल्विन पे सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना होता है 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं आपको लास्ट में पढ़ा चुका हूं। तो हम अगर 0 केल्विन की बात करें तो Eg0 की कितना हो जाएगा 1.21, मटेरियल कांस्टेंट कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू टेम्परेचर T। तो अगर आप देखिए T की वैल्यू अगर आप यहाँ पे अगर आप T की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1.21 आएगा। अगर आप T की वैल्यू अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप T की वैल्यू 300 केल्विन पुट करेंगे, यानी T की वैल्यू अगर 300 पुट करेंगे तो आपका जो एनर्जी गैप एट 300 केल्विन जो आपका सिलिकॉन का आएगा उसका वैल्यू आएगा 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको कभी भी किसी भी मटेरियल का अगर टेम्परेचर दे रखा हो और हमें अगर एनर्जी गैप दे रखा हो, कोई भी सिलिकॉन मटेरियल दे रखा हो, अगर आपसे पूछे कि T इक्वल टू 270 केल्विन पे सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, तो इस इक्वेशन में आप T की जगह कितना पुट कर दोगे, सिंपल 270 की वैल्यू को आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास जो एक होता है जिस तरीके से हमने सिलिकॉन के लिए निकाला है उसी तरीके से हमारे पास जर्मेनियम के लिए भी होता है। तो अगर हम बीटा नॉट की वैल्यू को जर्मेनियम के लिए लिखें तो बीटा नॉट की वैल्यू जर्मेनियम के लिए होती है 2.33 इंटू 10⁻⁻⁴ फॉर जर्मेनियम। तो अगर हम एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम के लिए लिखें तो कितना लिखेंगे 0.785। अब 0.785 कैसे आया, मैंने आपको लास्ट टर्म पे ये बताया था 0.0। ठीक है, तो इसको हमने आपको बताया था कि जो जर्मेनियम होता है उसका 0 केल्विन पे टेम्परेचर 0 केल्विन पर एनर्जी गैप कितना होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 केल्विन पर उसका एनर्जी गैप कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम 0 केल्विन के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का प्रूफ करेंगे। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे। तो 0 केल्विन पर कितना हो जाएगा 0.785 माइनस, और मटेरियल कांस्टेंट कितना है 2.33 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो एनर्जी गैप कितना आएगा फॉर ए जर्मेनियम कितना आएगा 0.785 आएगा। पर अगर आप इस टेम्परेचर में 300 वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि T की वैल्यू को अगर आप 300 पुट करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज एन आंसर। ओके, सेकंड थिंग ये है कि अब आपसे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूछा जाए तो आप बेसिकली उसका आंसर को इजीली को निकाल सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में कौन सा मटेरियल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मोर सेंसिटिव है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किस मटेरियल का एनर्जी गैप ज्यादा चेंज हो रहा है सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपैरिजन में, तो आप खुद ही देख लीजिए कि सिलिकॉन में कितना है 3.6 वैल्यू है और जर्मेनियम कितना है 2.33 वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो सिलिकॉन मटेरियल है उसका एनर्जी गैप ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू द जर्मेनियम। हमको लिख भी रहा है क्योंकि यहाँ कितना है 3.66 है और यहाँ कितना है आपका 2.33 है। तो इस तरीके से हम एनर्जी गैप फिनोमेना देख सकते हैं फॉरेन सिलिकॉन और जर्मेनियम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का एनर्जी गैप बेसिकली हम देख सकते हैं फॉरेन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में।
बाकी जितना भी एनर्जी गैप का फिनोमेना वगैरह है वो मैं बेसिकली आपको तब पढ़ाऊंगा जब बेसिकली मैं आपको फर्मी लेवल पढ़ाऊंगा। फर्मी लेवल में जब हम आपको पढ़ाएंगे तब वहां पे आपको हम डीप में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से एनर्जी टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करने पे हमारा बैंड में अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं। तो वो हम बेसिकली आपको जब फर्मी लेवल पढ़ाएंगे तब बेसिकली पढ़ाएंगे। तो ये आपका टॉपिक जो था टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ इंट्रिंसिक, और थोड़ा सा पॉइंट था कि सिलिकॉन जर्मेनियम के केस में एक एनर्जी गैप का क्या डिफरेंस होता है। तो इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ये एकदम नया टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट इन सेमीकंडक्टर। करंट इन सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर करंट किस तरह की होती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर जो करंट होती है वो बेसिकली हमारी दो तरह की करंट होती है। एक होती है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं, बेसिकली डी लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इट इज ड्रिफ्ट करंट। एक होती है जिसको बेसिकली हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। अच्छा, अब व्हाट द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट करंट? ड्रिफ्ट करंट का मतलब होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के में अगर हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कब अप्लाई होगी, जब उसमें पर्टिकुलर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो ड्रिफ्ट करंट में हम थोड़ा सा लिख सकते हैं ड्यू टू, इसको लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और व्हाट द मीनिंग डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर। जो भी आपके फ्री चार्ज कैरियर्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में कि जो हीट होती है वो हमेशा क्या करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो उसी तरीके से डिफ्यूजन भी एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें आपके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसमें जो आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं बेसिकली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आपको बिल्कुल भी मेरी राइटिंग पे नहीं जाना, बेसिकली मेरे वर्ड्स को समझना है। मैंने आपको बेसिकली पीडीएफ नोट शेयर कर रखा है, तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आपसे जो टॉपिक है वो आपका है, आपका बेसिकली टॉपिक है जो बेसिकली आपका दैट टॉपिक इज इन ड्रिफ्ट करंट। दैट टॉपिक इज इन ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट आपका बेसिकली क्या होता है? अगर हम एक ड्रिफ्ट करंट को समझने की कोशिश करें तो ड्रिफ्ट करंट में बेसिकली कुछ नहीं होता है कि जैसे कि आपका सिंपल हम एक लिख सकते हैं कि एक हमने सिंपल कंडक्टर ले लिया और इसमें पर्टिकुलर बेसिकली क्या करा, हमने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया और फिर बेसिकली क्या करा, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। वी हैव टू बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। इसका मैंने मान लिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और मैंने ये बोल लिया कि एन की वैल्यू पी की वैल्यू के बराबर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एन की वैल्यू पी की वैल्यू बराबर है। सिंपल सा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने लिया है। तो मैंने इसमें आपको थ्योरी में लिखा है, लेट अस कंसीडर इन सेमीकंडक्टर और ए मेटल ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड चार्ज क्यू। यानी कि इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर आपका क्या है कि पर्टिकुलर चार्ज कैरियर्स को मैंने क्यू मान लिया क्योंकि इसमें फ्री चार्ज कैरियर होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें बेसिकली अगर हम पर्टिकुलर वोल्टेज वी अप्लाई करें तो वोल्टेज वी अप्लाई करने पर क्या होगा कि इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। तो बेसिकली और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि जो भी आपके फ्री चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे वो बेसिकली आपके मूव करेंगे। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो बेसिकली यहाँ पे एफ ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए के बराबर हो जाएगा। तो और एफ ई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, क्यू इंटू ई। बेसिकली मैं नेगेटिव माइनस क्यू इंटू ई होगी, पर माइनस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। क्यू इंटू ई इक्वल टू एम इंटू ए, सिंपल एफ, ठीक है। तो अगर हम क्यू को अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है तो अगर मैं इसको माइनस से रिप्लेस कर दूं तो इसको लिख सकता हूं माइनस ई इंटू ई इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। फिर ए को कितना लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कितना होता है, डीवी अपॉन डी। तो कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू ए इक्वल टू एम इंटू ए इक्वल टू कितना होता है, डीवी बाई डी टी। ए की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, डीवी बाई डी टी हो गई। तो अगर हम यहाँ से डीवी की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो डीवी कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का ई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। अब क्या करें, बेसिकली हमें क्या करना है, अब बेसिकली क्या करें कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें। फॉर इंटीग्रेशन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन बोथ द साइड। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, इंटीग्रेशन डीवी
इक्वल टू माइनस ई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई एम, और इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी हमने t इक्वल टू 0 से टाउ। व्हाट द टाउ, बेसिकली यहाँ पे टाउ पैरामीटर क्या है, अगर हम टाउ को डिफाइन करें तो टाउ हमारा होता है जिसको बेसिकली बोलते हैं एवरेज कोलिजन टाइम, एवरेज कोलिजन टाइम फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब ये बेसिकली आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, और उस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या है, आपके फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। जब उसमें आप पर्टिकुलर एक वोल्टेज लगाओगे तो वोल्टेज लगाने के बाद फ्री चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, पर उसमें आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या करेंगे, अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करेंगे और फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे, यानी कहीं ना कहीं जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो वही लिखा है कि कोलिजन टाइम टाउ जो बेसिकली आपका जो मैंने लिखा है एवरेज कोलिजन टाइम है, तो कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स एक एटम से कोलाइड करके बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद में उससे वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो उसके फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड के ब्रेक होने में जितना टाइम लग रहा है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हम कोलिजन टाइम बोलते हैं। तो अगर यहाँ से इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने पर हमको फाइनली वैल्यू क्या मिलेगी, हमको फाइनली ये कितना हो जाएगा, डीवी हमारा वी आ जाएगा, और वी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का ई इंटू ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। तो थोड़ा सा मैं जरा सही से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा सही नहीं लिख रहा है, तो v इक्वल टू कितना आएगा, v इक्वल टू आएगा माइनस का e इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। अब बेसिकली देखिए, अब यहां पे एक टर्म आता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं मोबाइलिटी। तो मोबाइलिटी को अगर हम यहां से डिफाइन करें तो मोबाइलिटी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। अभी मैं मोबाइलिटी डिफाइन करूंगा, और बेसिकली इस वेलोसिटी को बेसिकली जो हम बोलते हैं, अगर हम इस म्यू की वैल्यू माइनस ई टाउ अपॉन एम लिख दें तो फाइनली हमारे पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू ई। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो टर्म आ गए हैं, एक हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक है हमारे पास मोबाइलिटी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबाइलिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने की कोशिश करें कि हमारे पास एक चार्ज, ये पर्टिकुलर एक सेमीकंडक्टर या मेटल कुछ भी था, तो इसमें क्या थे, हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर थे। अब फ्री चार्ज कैरियर्स क्या थे, आपके एनवायरनमेंट में थे, और उन फ्री चार्ज कैरियर्स के पास क्या था, आपकी थर्मल वेलोसिटी थी। तो फ्री चार्ज कैरियर्स कुछ मान लिए कि हमने कुछ इस तरीके से कुछ मूव कर रहे थे, फ्री चार्ज कैरियर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो जब आपने इसमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने की वजह से इस पे क्या हुआ, F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई फोर्स लगा। इस फोर्स की वजह से ये क्या हुआ कि जो इसका एक्चुअल पाथ था, जो इस पर्टिकुलर किसी भी फ्री चार्ज कैरियर का जो एक्चुअल पाथ था, ये अपने एक्चुअल पाथ से क्या किया, कुछ थोड़ा सा डिविएट हो गया। इसी तरीके से जो इसका एक्चुअल पाथ था कुछ थोड़ा सा डिविएट हो गया, इसी तरीके से ये भी क्या हुआ, डिविएट हो गया, ये भी क्या हो गया, डिविएट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो डेविएशन आपको शो कर रहा है थोड़ा सा कि एक्चुअल पाथ से पहले उसका एक्चुअल पाथ ये था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने से उसका एक्चुअल पाथ में थोड़ा सा डेविएशन हो गया। तो इसी डेविएशन को क्या बोलते हैं बेसिकली हम, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। पल्लवी ज्वाइन नहीं कर पा रही है, वो बार बार कोशिश कर रही है, उसे ज्वाइन होना। अब मैं क्या करूं बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रही है, आप लोग पता नहीं फिर कि वो उसका कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, बाद में वो वीडियो देख लेगा जैसा प्रॉब्लम। मैं अब क्या करूं, मुझे पूरा सब बंद करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपका डेविएट कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली जब आपका डेविएट कर रहा है तो इसके डेविएशन में, इसी पर्टिकुलर डेविएशन को बेसिकली क्या बोलते हैं, हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। और इस डेविएशन की जो वैल्यू, और ये किस वेलोसिटी से डेविएट किया, डेविएशन हुआ है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ही डेविएशन होगा, और उस वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो उसी डेविएशन को बेसिकली क्या बोलते हैं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट बोलते हैं। और जिस वेलोसिटी से डेविएट किया है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज द कांसेप्ट ऑफ एन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद में आपका आता है मोबाइलिटी। तो मोबाइलिटी, अगर हम मोबाइलिटी को डिफाइन करें, मोबाइलिटी तो मोबाइलिटी को तोड़ने तो होता है इसका मतलब मूविंग एबिलिटी, मूविंग प्लस एबिलिटी। मोबाइलिटी मींस द मूविंग प्लस एबिलिटी, यानी कि मूविंग प्लस एबिलिटी किसका मतलब, चार्ज कैरियर्स का, कि चार्ज कैरियर्स की जो
मूविंग कैपेबिलिटी होती है, मूविंग की एबिलिटी होती है, उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो अगर कोई भी चार्ज कैरियर जिसका मूव करने की वैल्यू बहुत बेटर है, यानी कि तो वो अगर कोई चार्ज कैरियर जिसका मूव करने का जो मूविंग एबिलिटी है काफी बेटर है, तो चार्ज कैरियर जब मूव करेगा तो क्या होगा, आपका पर्टिकुलर करंट फ्लो होगा। अगर चार्ज कैरियर्स की मूविंग की एबिलिटी का फिनोमेना काफी बेटर है, इसका मतलब उसका करंट का फिनोमेना भी कैसा है, बेटर है। तो कहीं ना कहीं मोबिलिटी जो है वो करंट से रिलेशन रखती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मोबिलिटी होती है वो हमारी दो तरह की होती है। एक होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को बेसिकली हम म्यू ऑफ एन से रिप्लेस करते हैं, जबकि जो होल की मोबिलिटी होती है उस होल की मोबिलिटी को बेसिकली हम म्यू ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फिनोमेना में पाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो हमेशा होल की मोबिलिटी से ज्यादा बेटर होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आपको बेसिकली जब भी आप ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं और जब आप प्रैक्टिकली पर्पस के लिए भी लैब में कभी भी ट्रांजिस्टर में जाएंगे तो बेसिकली हमेशा एन टाइप की डिवाइसेस को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। एन टाइप की डिवाइसेस को प्रेफर करने का मतलब ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होता है तो, और हमको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो होल की मोबिलिटी का कंपैरिजन में ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, मींस दैट द इलेक्ट्रॉन्स में जो फ्री चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज एन वेरी मच मोर बेटर एज कंपेयर टू द होल। तो दैट्स वे वी हैव टू बी यूज्ड फॉर एन एन डिवाइसेस एज कंपेयर टू द पी डिवाइसेस। बाकी जो इसके एडवांटेज है जैसे जैसे आपके आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर हो गया, ये आपका मोबिलिटी हो गया, और ये आपका बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मैंने आपके नोट्स में दे रखा है कि म्यू ऑफ सिलिकॉन फॉर अ म्यू ऑफ एन 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट, मतलब सिलिकॉन की मोबिलिटी जो है, अगर हम एक सिलिकॉन मटेरियल्स को देखें तो सिलिकॉन मटेरियल्स के लिए अगर मैं सिलिकॉन की मोबिलिटी की बात करूं, सिलिकॉन मटेरियल्स को लूं, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को मैंने म्यू1 से रिप्लेस कर दिया, होल की मोबिलिटी को म्यू2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये वैल्यू कुछ 1800 है, ये वैल्यू कुछ 500 है। उसी तरीके से जर्मेनियम मटेरियल्स है, म्यू ऑफ जर्मेनियम, उसका कितना वैल्यू है 3800 है, और ये कितना है 1800 है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो मोबिलिटी का कांसेप्ट है ये मैं अभी आपको आगे और एक्सप्लेन करूंगा, जब बेसिकली मैं आपको मोबिलिटी का मैं आपको एक रिलेशन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगा जिसमें हम दो तरह की मोबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी कंसेप्ट ऑफ एन इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ठीक है। एक कंडक्टिविटी का कंसेप्ट है। अगर हम एक कंडक्टिविटी के कंसेप्ट को देखें तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। कंडक्टिविटी भी क्या होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है तो करंट कैरिंग की एक पर्टिकुलर हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका इसका लेंथ हमने L ले लिया, ठीक है। इसमें चार्ज कैरियर्स को हमने Q ले लिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने N ले लिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो, ठीक है। तो चलिए मैं इसका डेरिवेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कंडक्टिविटी को। तो कंडक्टिविटी बेसिकली आपका करंट फिनोमेना को दिखाता है कि जिसमें करंट फिनोमेना की वैल्यू जितनी ज्यादा अच्छी होगी वो मटेरियल उतना ही ज्यादा कंडक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर हम करंट को डिफाइन करें तो हम करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, करंट इक्वल टू dq बाई dt। करंट इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर हम ये मानते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस थे, वो टोटल नंबर, ये तो बेसिकली हमारा dq क्या है, पर्टिकुलर एक चार्ज के लिए। अगर हम ये मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, n थे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज q है तो n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू q हो जाएगा। तो हम इस i को लिख सकते हैं i इक्वल टू nq डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। हम बेसिकली t को, टोटल टाइम को हमने बेसिकली t से रिप्लेस कर दिया। अब आपको पता है कि वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, उसी से मैंने निकाला है vd इक्वल टू l डिवाइडेड बाई t। अब क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे हम, अगर हम करंट को देखें तो करंट में बेसिकली, करंट में हमारे पास क्या है, अगर इस इक्वेशन को मैं स्टार मानूं और इसमें बेसिकली अगर मैं t की वैल्यू को पुट करूं, इस वाली इक्वेशन पे t की वैल्यू को पुट करूं तो करंट i इक्वल टू कितना आ जाएगा, nq, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगा l अपॉन vd। अगर t की वैल्यू को हम l अपॉन vd पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू l अपॉन vd। तो ये कितना हो जाएगा, l हो जाएगा इंटू v ऑफ d हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी करंट की वैल्यू आ गई, ये l को बेसिकली आप कैपिटल से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो करंट हमारे पास कितनी आ गई, nq vd डिवाइडेड बाई l। v ऑफ d कितना है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होती है हमारी, J इक्वल टू I अपॉन A होती है। करंट डेंसिटी सिंपल J इक्वल टू I अपॉन A। तो अब I की वैल्यू आपको पता है, तो क्या लिख सकते हो आप, NQ इंटू VD, ठीक है, डिवाइडेड बाई L इंटू A, ठीक है। अब देखिए L इंटू A को बेसिकली क्या होता है, L इंटू A क्या होता है आपका, बेसिकली वॉल्यूम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं NQ VD डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ओके, तो आपका, ठीक है, इसको वॉल्यूम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो N अपॉन V है, उस N अपॉन V को मैं एक और टर्म से रिप्लेस करूंगा। N अपॉन V को बेसिकली बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स पर सेंटीमीटर, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको बेसिकली हम किससे रिप्लेस कर दें, अगर हम सिंपल N से रिप्लेस कर दें, तो फाइनली हमारे पास जो करंट डेंसिटी J का फॉर्मूला आ जाएगा, J कितना, करंट डेंसिटी J कितना हो जाएगा हमारा फाइनली, तो करंट डेंसिटी अगर मैं J को लिखूं तो J कितना हो जाएगा हमारा, NQ इंटू V ऑफ T। ये बेसिकली मैं आपको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला प्रूफ कराना चाह रहा था। अब देखिए, मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया है कि जो बेसिकली आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू ई। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो फाइनली अब हमें करंट डेंसिटी की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, करंट डेंसिटी J इक्वल टू NQ और VD इक्वल टू म्यू इनटू। तो ये बेसिकली हमें क्या मिल गई, एक और करंट डेंसिटी की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। उसी तरीके से थोड़ा सा आगे और बढ़े हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई 12th क्लास में। तो अगर मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर सिस्टम को, सिग्मा क्या है हमारा, कंडक्टिविटी है, हम कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी N इक्वल टू कितना हो जाएगा, NQ म्यू। बेसिकली मैं J इक्वल टू सिग्मा ई से क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या मिल गया, चार्ज कैरी कंसंट्रेशन इंटू चार्ज इंटू मोबिलिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो ये हमारा क्या आ गया, कंडक्टिविटी आ गया। अच्छा, अगर इस कंडक्टिविटी को हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफाइन करना चाहे तो हम कितना लिखाएंगे, सिग्मा ऑफ एन। सिग्मा ऑफ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन क्यू, और म्यू को किससे रिप्लेस करेंगे, मोबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फॉर एन टाइप, हम ये एन टाइप के लिए बात कर रहे हैं। और अगर सिग्मा कंडक्टिविटी अगर हम पी टाइप के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन क्यू म्यू पी, एन क्यू म्यू पी, इट इज नॉट एन, इट इज इन पी, इट इज इन पी, पी क्यू म्यू पी, ये किसके लिए हमारा हो जाएगा, पी के लिए हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को देखें, अगर हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को देखें, तो उसके लिए हमारी एन की वैल्यू पी की वैल्यू के लिए बराबर होती है, और ये वैल्यू किसके लिए बराबर होती है, एनआई के बराबर होती है फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होगा आपका, पी टाइप और एन टाइप दोनों को कॉम्बिनेशन होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या हो गया कि फाइनली अगर आप एनआई की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। और हमने ये मान लिया है कि n की वैल्यू p की वैल्यू के बराबर है, तो हम p की वैल्यू को n से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, ni इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस एन क्यू म्यू पी, ठीक है। तो ni इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, एन क्यू अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, म्यू एन प्लस म्यू पी। एक हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। सपोज इस इक्वेशन को मैंने 1 डाल दिया, और एक इक्वेशन हम यहाँ से भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं ni इक्वल टू, अगर यहाँ से डायरेक्टली सिर्फ हम q बाहर ले लें तो कितना हो जाएगा, n म्यू वन प्लस q म्यू बी। एक इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, एक ये क्वेश्चन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी क्या होती है, एक इंस्टेंट कंसंट्रेशन, इसको ni को बेसिकली क्या बोलते हैं, इंस्टेंट कैरी कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी बेसिकली आपकी क्या होती है, n q। तो इस तरीके से ये आपका जो फॉर्मूला था ये बेसिकली प्रूफ हो गया इस तरीके से। उसके बाद में आपका सबसे लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक को बेसिकली हम बोलते हैं लीकेज करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लीकेज करंट। तो लीकेज करंट के फिनोमेना को अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसलिए मैं लीकेज करंट आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लीकेज करंट के कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बेसिकली मैं आपकी यहीं पे फिनिश करता हूँ, ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम